हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज आपका 10 मार्च 2023 है। आज जो हमारा पीटी मेंस और इंटरव्यू पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। और जो भी अगर अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, प्रिय सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी अगर आगे नोटिफिकेशन आने वाले होंगे वही आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। तो अगर बात करें तो अभी आगामी जो 69th बीपीएससी पीटी जो होने वाली है उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, आगामी आप अगर यूपी पीसीएस भी देने वाले हैं उनका भी वैकेंसी आ चुकी है। और यूपीएससी जो आपका 28 मई को जो होने वाली है उसके लिए भी जो आपको इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। कृपया आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन पीटी के स्तर पे या मेंस के स्तर पे, या कोई ऐसा टॉपिक भी होगा जो इंटरव्यू के स्तर पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आगे अगर हम बात करें तो अभी आगामी जो बीपीएससी जुडिशरी की जो वैकेंसियाँ आई है उसके लेके हम लोग का एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रही है। कृपया आप लोग भी जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जिनको भी अगर 32वीं जो जुडिशरी आई है 32वीं, इसको अगर देना चाहेंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगामी बैच की अगर हम बात करें, आगामी बैच तो आपको 69 बीपीएससी जो 30 सितंबर को प्रस्तावित है, 100% श्योर है कि आपको 30 सितंबर पे एग्ज़ाम हो जाएंगी। उसके लिए हम लोग बेसिक फाउंडेशन बैच अगर बात करें तो वो स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द ही। तो उसके बारे में आपको सूचना दिया जाएगा। तो भी अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो मैं ये कहूँगा, ज़रूर एक बार और कर दूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी अगर हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आज का हम टॉपिक पे स्टार्ट करें। तो भारत को और मजबूत बनाएगी क्रिकेट कूटनीति में भी। क्रिकेट कूटनीति ये क्या है, तो इसमें अगर बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती के बारे में बताया जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो क्रिकेट की प्रतियोगिता ऐसे मुकाम पर है जिससे कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। दोनों देशों के जो बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत जो है वो आज़ादी से पहले हो चुकी थी 1941 में। तब भारत के कांस्टेंट जनरल ने सिडनी के ट्रेड ऑफिस खोला और 1944 में भारत ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया था। भारत ने साल 1945 में ऑस्ट्रेलिया में अपना राजदूत नियुक्त किया था और दिसंबर 2022 से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी, एफटीए भी लागू हो गया है। इस बात को जान रहे चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच आपको $23 अरब का व्यापार ड्यूटी फ्री हो चुका है। 8 जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से $17 अरब का आयात और $10.5 अरब का निर्यात निर्यात करता है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है, ये चारों देश अगर बात करें, ये चारों देश आपको क्वाड के सदस्य, ये पूछा भी जा चुका है। और प्रशांत महासागर में ड्रैगन के बढ़ते दखल के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन से कारोबार में कमी ला रहा है और उसका फायदा भारत को मिलने की संभावना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक था। एक और न्यूज़ है आपका कि भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ और बढ़ेगा तनाव, युद्ध की आशंका। मतलब कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है, उनके बीच युद्ध भी हो सकता है। हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार के पूर्व की किसी भी सरकार की तुलना में पाकिस्तान को साबे का सैन्य जवाब देने का ज़्यादा संभावना है। अमेरिका सरकार को खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट में दुनिया भर में क्या है, तो इस रिपोर्ट में दुनिया भर में होने वाली तमाम वैश्विक व क्षेत्रीय गतिविधियों से अमेरिकी हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा होती है। देखा जाए यहाँ पे कि भारत और चीन के बीच छोटी छोटी रूपों में झड़पों बड़ा रूप ले सकती है। बुधवार को प्रकाशित हुआ है अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत व चीन सीमा विवाद को लेकर द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2020 की भिड़ंत के बाद से आगे भी तनाव जारी रहने की संभावना है। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ा दी है। इससे अमेरिकी हितों पर असर पड़ने की संभावना है। रिपोर्ट में अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत बताई गई। यह भी कहा गया है कि पूर्व में भारत व चीन के बीच छोटे स्तर की झड़पें हुई है, लेकिन यह बड़ा रूप ले सकती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, हमारे जो आपको विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने से बढ़ता है पर्यटन और रोजगार। मतलब उनका कहना है कि विदेश मंत्री जयशंकर, उनका कहना है संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने से पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसलिए अपनी जो धरोहर के संरक्षण को लेकर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। आज हम सभी अपनी संस्कृति और विरासत के साथ आगे बढ़ने और उसे संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर्यटन का विस्तार करना और रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना साथ साथ चल रहा है।
उनका कहना है कि पर्यटन आज दुनिया में सबसे मजबूत लाभकारी उद्योग है, और हमारी जो सरकार है इसका ध्यान पर्यटन, रोजगार, संस्कृति और विरासत पर है। रामचंद्र पंडौल, अभी देखिए करंट का पीटी का ये न्यूज होगा आपके, कि रामचंद्र पंडौल जो है बने नेपाल के एक नए राष्ट्रपति हैं, बन गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे पीटी के हिसाब से। अगला टॉपिक है आपका कि ईरान के विरुद्ध एक और गैर जमानती वारंट है, क्योंकि क्वेटा में एक स्थानीय कोर्ट ने रोबवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के विरुद्ध एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। आगे बात करेंगे। ये कल आपको एक अभिनेता हैं सतीश कौशिक, उनका निधन हो गया है। ये हरियाणा के मूल रूप से रहने वाले थे। इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है पीटी वगैरह में क्वेश्चन, कोई छोटा मोटा जैसे मान लीजिए एसआई वगैरह पीटी देंगे उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलेंगे तो देखिए, ये भी आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है साइंस टेक के हिसाब से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन में अमेरिका अमेरिका कहा जा रहा है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन में अमेरिका देगा भारत को सहयोग। ठीक है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन में देगा उसको सहयोग, मतलब सेमीकंडक्टर जो बनाने में अमेरिका भारत को सहयोग देने को तैयार है। वाणिज्यिक वार्ता और सीईओ फोरम बैठक के लिए भारत दौरे पर आई अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जोन रेमोंडो ने गुरुवार को कहा कि सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया काफ़ी हद तक ताइवान पर निर्भर है। इस मामले पर हम भारत समेत अपने सहयोगी देशों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिकी भारत के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए औपचारिक बातचीत करेगा, और शुक्रवार को भारत के वाणिज्य मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल हैं वो नई दिल्ली में उनके साथ बैठक होने जा रही है। अगर बात करें इससे होगा क्या, तो इसको लेकर अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक अगर बात की इस बैठक में भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर दोनों देशों के बीच सकारात्मक नतीजे पर पहुंचने की संभावना है। इससे क्या, इसके अलावा सप्लाई चेन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ग्रोथ, ट्रैवल टूरिज्म, स्टार्टअप जैसे मुद्दों पर ही बातचीत होगी। ये सभी मुद्दे औद्योगिक क्रांति 4.0 से जुड़े हैं, जिनमें भारत दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। सप्लाई चेन को लेकर भी अमेरिकी कंपनियां भारत को विकल्प के रूप में देख रही है। ये कंपनियां भारत में वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने को लेकर निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि अमेरिकी कंपनियां निवेश से पहले कई चीज़ों को लेकर आश्वस्त होना चाहती है। देखिए, ये भी आपका एक टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 को शीर्ष अदालत के बाध्यकारी फैसले को चुनौती नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 2020 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत के बाध्यकारी फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24(2) की पुनर्व्याख्या करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पुनर्व्याख्या करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग के साथ भी यह भी घोषित करने की मांग की गई थी कि 5 जजों के संविधान पीठ द्वारा दिया गया मार्च 2022 का फैसला और उसके तहत पारित फैसले को अब अच्छे कानून नहीं है। इस पर सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने अपने 3 मार्च के फैसले में कहा कि इस अदालत के एक बाध्यकारी फैसलों को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका को बरकरार नहीं रखा जा सकता, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। अगर बात करें ये अनुच्छेद 32 होता क्या, इसमें क्या दिया गया, इसके किसका वर्णन है, इसकी अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 जो अधिकारों के प्रवर्तनों के लिए उपायों से संबंधित है। 32 के मुताबिक क्या होगा कि प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सुप्रीम कोर्ट को असंरक्षित करने का अधिकार है। एनसीओ के बीच एससीओ के देशों के बीच बढ़ेगा न्यायिक सहयोग। सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 12 मार्च तक सहयोग एससीओ की सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सीजीआई की 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा, ताकि उनके बीच न्यायिक सहयोग स्थापित किया जा सके। शीर्ष अदालत द्वारा जारी प्रेस बयान के मुताबिक एससीओ सदस्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के जजों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में सदस्य पर्यवेक्षक देशों के मुख्य न्यायाधीशों और एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी और एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होगी। सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है, संघाई सहयोग संगठन की प्रक्रिया सक्रिय और लगातार बढ़ती गतिविधियों में उच्चतम न्यायिक उदाहरणों की बातचीत अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गई है।
देखिए यह एक है कि किसान सम्मान निधि के तर्ज पर अभी आपको साल भर में तीन तीन किस्त दिया जाता है किसानों को, उसमें 6,000 मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को बजट में पास किया गया है कि हर वर्ष उनको 12,000 रुपये मिलेंगे। मानिक साहा ने त्रिपुरा के नए सीएम दूसरे कार्यकाल की शपथ ले ली है। मानिक साहा फिर से बनाए गए हैं। देखिए इससे कि ये हमारा साइंस टेक का भी है, जलवायु परिवर्तन का है टॉपिक है, कि लालिना वाला टॉपिक है। इसमें समझेंगे कहा गया कि लालिना पश्चिमी विक्षोभ का बदला पैटर्न, सर्दी से छूटे पसीने। मतलब बीते वर्ष को अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है 2022 के मौसम को लेकर बहुत खास रहा। गर्मी, सर्दी और बारिश के कई वर्षों के रिकॉर्ड तो टूटे, पर बदलाव भी दिखा है। मौसम विज्ञान विभाग जो है 2022 को 122 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष बता चुका है। यहाँ तक कि बर्फबारी एवं वर्षा के अभाव में सर्दियों में भी जो है खासी गर्म रहा है। और गैर सरकारी संगठन क्लाइमेट ट्रेंड ने इसके लिए लालिना और पश्चिमी विक्षोभ के बदले पैटर्न को जिम्मेदार बताया है। इसको आप पढ़ लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। एआई से ले रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन क्या होगा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और ये किसके बारे में अभी डिस्कस कर देता हूँ कि डिजिटल जो है हमारा कैसे विश्व में कौशल का महत्व क्या है। डिजिटल जो है विश्व में कौशल का महत्व के बारे में कहा जा रहा है कि भविष्य में कार्यबल को कौशल और विज्ञान से लैस करने के लिए सरकार को रणनीति विकसित करने की आवश्यकता होगी, जो उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम विश्व के फलने फूलने के लिए आवश्यक होगा। भारत को ऐसी नीतियों की रूपरेखा तैयार करने और उसे समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है जो रोजगार पैदा करने में सक्षम हो सके। सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग से सहयोग से उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नवाचार और नौकरी के सृजन के लिए किया जा सकता है। एआई में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने एवं विकास के नए अवसरों को खोजने, वेतन बढ़ाने और अनुकूल खपत आधारित नौकरियों को सृजन करने एवं विकास चक्र को आगे बढ़ाने की क्षमता है। सरकार को एआई संचालित व्यवस्था में परिवर्तन का मार्ग निर्देशित करने और इसका लाभ उठाने के मद्देनजर व्यवसाय के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए। सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक निहितार्थों पर भी विचार करना चाहिए, जिससे इसका उपयोग निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से किया जा सके। सोसाइटी, व्यवसाय और नीति निर्माताओं को पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मिलकर काम करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके नकारात्मक परिणाम जो है उसको कम कर सके और इसका अधिकतम लाभ उठा सके। एक सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई अधिक उत्पादन एवं समावेशी और अस्थायी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। हमें यह समझना होगा, देखिए अपने निष्कर्ष ये होगा कि हमें यह समझना होगा कि मानव क्षमताओं को बढ़ाने, नए रोजगार सृजित करने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता एआई में है। तो इसको पढ़ लेंगे। चाहिए ये आपका आईआर का टॉपिक ये भी है, आपसी संबंधों में मजबूती। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी कुछ डिस्कस किया था, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आप। देखिए ये है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में खर्च के मामले में देखा जाए तो भारत अभी 7वें नंबर पर है। क्या है, अंतरिक्ष में पैठ बनाने के लिए दुनिया अब अधिक गतिशील दिखाई दे रही है। जहां पहले अमेरिका और रूस जैसे राष्ट्र के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में रुचि लेते थे, वहीं अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान जैसे राष्ट्रों ने भी इस क्षेत्र में विकास की गति देना शुरू कर दिया है। भारत भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष गतिविधियों के मूल्यांकन करने वाली जो संस्था है यूरोंग सॉल्ट ने 2022 में अंतरिक्ष गतिविधियों में निवेश करने वाले 30 राष्ट्रों की रैंकिंग जारी की। इसमें भारत जो है 7वें पायदान पर है। भारत जो है 7वें नंबर पर है। देखिए पहला नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरा पर चीन, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस, 5 में रूस, 6 में यूरोपीय संघ, 7 में जर्मनी और 8 में भारत। पहले से कम हुई अमेरिका की हिस्सेदारी जो था पहले से कम हो गया, क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष बजट दुनिया में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष अमेरिका ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर के लिए 62 अरब डॉलर खर्च किए थे। वहीं अन्य सभी राष्ट्रों ने मिलकर 41 बिलियन डॉलर अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च किया। हालांकि अधिक से अधिक देशों में इस क्षेत्र में शामिल होने से अमेरिका की कुल हिस्सेदारी पहले से मुकाबले बहुत कुछ कम हुई है। बावजूद इसके अमेरिकी के अंतरिक्ष से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है। 76% हिस्सेदारी जो है हिस्सेदारी वर्ष 2000 में अंतरिक्ष बजट में अमेरिका की थी 76% है। अभी अगर बात करें 2022 में घर का 60% हिस्सेदारी हो गया है। ये आपका पॉलिटिकल करंट अफेयर्स का टॉपिक था। ये
कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के खर्च के मामले में 7वें स्थान पर, भारत किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। तो इस बात को देख लेंगे चाहिए। तो हम लोगों ने आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस किया। कृपया आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, और जो भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है या रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी हम इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द, नोटिफिकेशन जो भी आने वाले होंगे वो आपको प्राप्त हो सकेंगे। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।